हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। मैं गौरव शुक्ला आपको साथियों रीजनिंग की मैराथन क्लास कंप्लीट करवा रहा हूं। साथियों, आप अभी तक आपने 9 रीजनिंग की मैराथन क्लास ली हैं और ये साथी हम लोगों की रीजनिंग की 10वीं मैराथन क्लास है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने कथन एवं निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं धारणाएं और अन्य ऐसे इस तरीके के जितने भी टॉपिक थे वो हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किए। साथियों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम साथी रहेगा आंकड़ों की अपर्याप्तता, यानी कि डाटा डाटा सफिशियंसी। यानी अगर डाटा, कौन सा डाटा कितना सफिशियंट है, यानी कोई कथन दिया जाएगा, साथ में ही आपको कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे या कुछ आंसर दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डाटा या कौन सा निष्कर्ष है जो जिससे कि आपका कथन जो है प्रूफ हो जाता है। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे साथियों। तो साथियों, क्वेश्चन देखिए मिलते रहेंगे एग्जाम में। साथी, अभी आप लोग कोई भी इस क्लास में जुड़ा नहीं है साथी, ये क्लास जो है अपनी रेगुलर नहीं चलती है साथी, क्योंकि मैराथन क्लास है तो आपको रेगुलर ये क्लास प्रदान करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि और भी टीचरों की मैराथन क्लास लगी रहती है। लेकिन साथियों, जब भी आपका टाइम रहता है उस टाइम ये मैराथन क्लास आपको देखने को मिल जाती है। और साथियों, बहुत सारे टॉपिक अब इसके अंतर्गत नहीं बने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बने हुए हैं इसके अंतर्गत। तो वो सारे टॉपिक जो है आपके बचे हुए हैं, जो कि आपके नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी और आप देख पा रहे होंगे नेट, केवीएस, है ना, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, इन सब में जो भी क्वेश्चन है, बिहार चाहे आपका एग्जाम हो, उन सब में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी क्लास के अंतर्गत, इन मैराथन क्लास के अंतर्गत, ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बनते हैं वो सारे ही रीजनिंग के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जा रहे हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये जो रीजनिंग की मैराथन क्लास है, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि 9 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारी साथियों ऐसी क्लास है जो आप देखेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक आपका बहुत शानदार है। टॉपिक का नाम है आंकड़ों की पर्याप्तता। तो आंकड़ों की पर्याप्तता टॉपिक है। देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इस तरीके के टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं अपने मन से ये टॉपिक नहीं लेके आया हूँ। रीजन ये है कि ये एग्जाम में आपको टॉपिक पूछा गया है और टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। जब देखिए रीजनिंग का वेटेज हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रीजनिंग का वेटेज नहीं है, लेकिन जिस एग्जाम में रीजनिंग है आप समझ रहे हैं कि 5 नंबर की ही रीजनिंग आए, लेकिन आपके एग्जाम में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे डीएसएसबी है, केवीएस है ना, ईएमआरएस है, इनमें रीजनिंग का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, 10 से 15 नंबर, है ना। डीएसएसबी में तो 20 नंबर की रीजनिंग अकेले आती है। कुछ टॉपिक रीजनिंग के ऐसे भी हैं साथी जो मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं जो आपको इसी क्लास के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। एक जैसे हमारा ये आंकड़ों की पर्याप्तता टॉपिक है, मतलब डाटा सफिशियंसी। और एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा आंकड़ों की अपर्याप्तता पर, मतलब डाटा इनसफिशियंसी। तो डाटा सफिशियंसी और इनसफिशियंसी में दोनों में डिफरेंस है। यानी कि अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आंकड़े आपके पर्याप्त नहीं हैं तो हम उसे डाटा इनसफिशियंसी का क्वेश्चन मानते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं और आंकड़े अगर एक ही, जैसे 2 आंकड़े दिए गए, कोई एक ही पर्याप्त है तो उसमें से एक सत्य हो जाएगा। अगर कोई दोनों आंकड़ों को मिला के अगर कोई आपका कथन प्रूफ होता है तो वो पूरे दोनों आंकड़ों को एक साथ लिया जाएगा। इस तरीके के ये टॉपिक जो हैं आपके रहेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी, और टॉपिक ये ऐसा है जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं इसमें। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या है अपना। उसको पढ़ने से पहले हम पहले इसको थोड़ा सा, इसके साइज को
अगर साइज को कम कर देंगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा दिख जाएगा। कस्टमाइज नहीं हो पा रहा है वॉलपेपर, चलिए फिर से हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं इसी में। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कथन आपको दे दिए गया है और इससे आपसे ये पूछवा रहा है कि इसमें लिखा है कि जैसे B1, B2, B3, इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे आप B1 है, B2 है, B2 है ना, और ये लिखा है B3, ये लिखा हुआ है में सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है। ये आपसे पूछ रहा है कि B1, ये क्या लिखा है? दिए गए आंकड़ों को पढ़ें, निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, उस कथन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका ये प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, पहला कथन ये दे दिया गया, में सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है, तो कथन 1 दिया गया है, 2 दिया गया, लिखा है कि B1 जो है B1 में पैक किया गया है खाना, ऐसा उसने लिख दिया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि B1 में उसने बोल दिया कि ये खाना पैक किया गया है, और B1, B2, B3 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि B1, B2, B3 में सबसे हल्का बॉक्स कौन है, और आपसे पूछ क्या दिया गया है कथन में कि B1 में पैक किया गया है खाना। तो बताइए कथन 1 में लिखा हुआ है कि B1 में पैक किया गया है खाना, तो आप बताइए क्या ये कथन जो है अपने आप में क्या इस क्वेश्चन का आंसर बना सकता है या दे सकता है? तो आप कहोगे नहीं भाई, B1 में अगर खाना पैक किया गया है तो उससे ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि सबसे हल्का बॉक्स इसमें से कौन है? नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये वाला जो कथन है हमारे लिए क्या हो गया? निगलेक्ट हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा है, B3 लिखा हुआ है, B3 है ना, B3 का भार एक साथ जोड़े गए सभी अन्य बॉक्सों के भार का 1/4 हिस्सा है। क्या लिखा हुआ है? B3 का भार, यानी कि B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, B3 अगर ऐसे लिख दो या डायरेक्ट B3 भी लिख सकते हो आप, जैसे B3 लिखा हुआ है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। वो उसमें क्या होता है ना, टाइपिंग एरर होती है, ये सब टाइपिंग में ये नहीं आ रहा है। लिखा है B3 का भार एक साथ जोड़े गए सभी अन्य बक्सों के भार का 1/4 है। अन्य बक्स कौन कौन से हैं? यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 B1 प्लस B2 प्लस B3 है ना। ये कह रहा है कि B3 का जो भार है एक साथ जोड़े गए सभी अन्य बक्सों के भार का 1/4 है। तो एक साथ जोड़े गए अन्य सब, अब बताइए क्या इससे कोई निष्कर्ष निकलेगा? ये कह रहा है कि अच्छा अन्य बक्सों का, यानी B3 नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, यानी कि B1 और B2 जो बचे हैं उनका 1/4 है। तो B3 बराबर क्या होगा? 4B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। तो आप ये बताइए कि क्या इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कौन सा बॉक्स जो है सबसे हल्का है? अब जरा एक चीज ये तो पता चल रही है कि B3 बॉक्स भारी है, किससे? B1 और B2 से, लेकिन सबसे हल्का इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे हल्का यहां से भी किसी भी तरह से आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। यानी कि इसमें ये लिखा है कथन 1 और दोनों, देखो ये भी यहां से भी प्रूफ नहीं होगा और इधर से भी प्रूफ नहीं होगा कि कौन सा आंकड़ा जो है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो लिखा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ये गलत हो गया। लिखा है कथन केवल 2 पर्याप्त है, ये भी गलत है। कथन केवल 1 पर्याप्त, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को मिला के भी अगर इस कथन का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तब भी वो पर्याप्त नहीं है, और किसी एक से भी उत्तर निकालेंगे तब भी पर्याप्त नहीं। यानी कि इस कथन का उत्तर देने के लिए ये दोनों ही पर्याप्त नहीं हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इन्हें बोलते आंकड़ों की पर्याप्तता। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए कथन को पढ़ें। एक मिनट आप साथी रुक जाइएगा, जरा लिखते रहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब इसमें ये लिखा है, प्रश्न क्या लिखा है देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कि I, O, L और H एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं,
एच के बाईं ओर कौन खड़ा है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आई ओ एल एच एक वृत्तीय प्रारूप में। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त बना है, तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे एक ये वृत्त बना है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो आई ओ एल एच हैं एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं। तो आप चाहो तो साथियों देखिए हमारे पास वृत्त बनाने का भी ऑप्शन है। देखिए ये हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे वृत्त बना सकते हैं, लेकिन कलर इसमें वाइट चूज करना पड़ेगा, थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए एक वृत्त बनाए, जैसे ये दिया गया एक वृत्त है, एक ये वृत्त बन के आ गया। ये आपसे कह रहा है यहाँ पे कि लिखा है आई ओ एल एच एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, एच के बाईं ओर कौन खड़ा है। तो अभी हमें ये नहीं पता है यहाँ पे इस वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, लेकिन एच के बाईं ओर कौन खड़ा है हमें ये कुछ नहीं पता है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, लिखा है कथन पहला कि 1,0 1, लिखा है ये, बल्कि ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है सही वो देख लेते पहले। पहला लिखा है जो आई कामा ओ के बाईं ओर खड़ा है, आई जो है ओ के, ये लिखा है आई, है ना, क्या लिखा है, आई जो है ओ के, ये ओ है, ये आई जो है ओ के बाईं ओर खड़ा है। ठीक, और एल जो है आई के बाईं ओर खड़ा है, ये लिखा है। अब देखो इसमें क्या है, इसने लिखा आई जो है ओ के बाईं ओर खड़ा है। हमने मान लिया कि कहीं जो ओ है, जैसे ये मान लिया कि यहाँ पे हमारा ओ है, तो आई कह रहा है ओ के बाईं ओर खड़ा है, तो बायां हमारा क्या होगा, जो हमारा, देखिए हम ये मानते हैं कि ये सारे लोग जो है वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो वृत्त केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो हम भी अगर इस तरह से खड़े होकर केंद्र की ओर देखें तो हमारा ये बायां होगा, ये दायां होगा, यानी दाहिना हाथ इस तरफ से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दायां भाग जो चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा। तो उस हिसाब से देखिए, देखो आई लिखा है ओ के बाईं ओर खड़ा है, ओ के बाईं ओर आई है, लिख दिया हमने ये आई है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एल जो है आई के बाईं ओर खड़ा है, एल जो है किसके, आई के बाईं ओर, तो एल यहाँ पे हो गया। अब बचा कौन हमारे पास है, तो आप कहोगे सर एच बचा है, तो बाकी बची जगह जो है एच की हो गई ना यहाँ, ये लीजिए। अब देखिए यहां से, अब अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें साथियों, तो देखिए पहला आंसर लिखा आई ओ एल एच एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े, एच के बाईं ओर कौन खड़ा है। तो एच के बाईं ओर आप आसानी से बता सकते हो कि एच के जो बाईं ओर है वो हमारा कौन खड़ा है। एच के बाईं ओर तो आप कहोगे सर ओ खड़ा है ना। एच के अगर बाईं ओर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एच है इसके बाईं ओर, ठीक, एच के बाईं ओर, तो आप कहोगे सर ये एच के बाईं ओर जो है, एच के बाईं ओर ओ खड़ा है। तो आप एक चीज ये देखिए, जो पहला आपने कथन पढ़ा वही जो है, पहला ही ऑप्शन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है आपका, है कि नहीं। दूसरा आप देख ले, लिखा है कि एल जो है हरे रंग की टी शर्ट पहन रखा है। अब जरा ये बताइए कि क्या इसमें कलर का कथन में कोई जिक्र किया गया है प्रश्न में कि ये कोई कलर का कोई टी शर्ट पहना है या वाइट कलर का, कुछ नहीं है ना। यानी कि जो दूसरा हमारा है ये हमारा कोई निष्कर्ष इससे कथन के लिए एक तरीके से कह सकते हो कि ये आंकड़ा कोई पर्याप्तता नहीं है। इस आंकड़े से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे या प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। तो प्रश्न का उत्तर केवल एक से हम लोग दे पा रहे हैं, दूसरे से नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल कथन 2 पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, केवल कथन 1 पर्याप्त है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा कि जो इसमें है केवल कथन जो 1 है वही हमारा पर्याप्त है, और जो दूसरा वाला कथन है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम ये वाला ऑप्शन ना तो 1 और दोनों पर्याप्त है और ना पर्याप्त है, ये वाला नहीं लगा सकते हैं। केवल कथन 1 पर्याप्त है, दूसरा हमारा नहीं पर्याप्त है। तो ये आप कह सकते हो केवल अकेले कथन जो 1 है वही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर दूसरा भी मान लो इसी जगह उत्तर देने के लिए पर्याप्त होता तो हम ये कह सकते थे कि कथन 1 और 2 दोनों अपने आप में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें केवल 1 ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर हमारा कौन सा होगा, केवल 1 कथन पर्याप्त है। इसका हमने एग्जाम प्रश्न जो दिया था हमने उसका कथन 1 से इसका सोल्यूशन निकाला, तो हमें उससे पता चल गया कि एच के जो बाईं ओर खड़ा था, कौन खड़ा था,
ओ खड़ा था, तो वो हमारा पहले कथन से ही उत्तर जो है मिल जाएगा, दूसरे कथन की हमें जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। देखिए साथियों, अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जब हम क्लास आपकी पढ़ाएं आगे आगे और क्वेश्चन कराएं अच्छे अच्छे, तो उस समय आप लोग जो रहे ना, जुड़े रहें क्लास के साथ, है ना, और सभी लोगों के पास इस तरीके के टॉपिक पहुंचे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली देखिए साथियों, आप जो हल्के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं वो तो आप सॉल्व करके आते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप गलत करके आओगे या फिर छोड़ के आओगे, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका रीजनिंग का पूछा जाए, किसी भी तरह का हो अगर आपको वो आता होगा तो साथियों, अगर आपके पास समय बचता है पेपर देने में तो आप वो क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो या टीचिंग का कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें समय की पर्याप्तता है काफ़ी, तो वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इस तरीके के दिए जाते हैं। और इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो कि बड़े क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो, देखने से पहले ही आपको ये लग जाता है कि इसका हम सही आंसर नहीं दे पाएंगे और वो क्वेश्चन गलत करके आप चले जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को कम से कम मैराथन क्लास के अंतर्गत आप देख रखे होगे तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और आपको करने में आसानी रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें, तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा जो कथन है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए साथी, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग ये इसमें ये अगर ऐड करते हैं, देख लेते हैं एक बार कोशिश करके, अगर ये ऐड हो जाता है बैकग्राउंड तब तो ठीक है, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें, तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, सवाल क्या लिखा है, 4 जादूगर हैं UVWX, 4 क्रमागत दिनों से एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा लेकिन इसी क्रम में नहीं है। W किस दिन प्रदर्शन करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब कथन ये तो उसने सवाल दिया था, कथन क्या दे रहा है, 101 फरवरी से शुरू होता है और X जो है अगले दिन प्रदर्शन करता है। इस तरीके के क्वेश्चन में साथियों आप क्या करेंगे पता है, चलिए देखिए, पहले इसको हम छोटा करें तब फिर आपको इसको समझा पाएंगे। ऐसे दिया गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। लिखा है कि 101 फरवरी, लिखा है 101 फरवरी से शुरू होता है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे डे डाल दिया कि ये 1 2 कितने तक है, कितने लोग हैं, 4 जादूगर हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 दिन चलेगा क्योंकि सब क्या कहते हैं 4 दिन पर वो करते हैं। लिखा 4 जादूगर UVWX हैं, 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर में प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा लेकिन इसी क्रम में नहीं है। W किस दिन प्रदर्शन करेगा, हमें ये निकालना है। लिखा है 101 फरवरी से शुरू होता है और X अगले दिन प्रदर्शन करता है, तो प्रदर्शन का दिन X का कौन सा रहेगा, दूसरा। ठीक, अगले दिन प्रदर्शन X ने कर दिया। कह रहा है कि U जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है, U यहाँ पे कहता है कि 3 को प्रदर्शन यहाँ पे U नहीं करता है। ठीक है, तो U या तो 4 को करेगा या 1 को करेगा, हमने ये लिख लिया, यानी कि U तो है या तो 4 को करेगा और या तो 1 को करेगा, ये हमें अभी पता चला। ठीक है, लिखा है U और V के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, तो उसने कह दिया U और V के प्रदर्शनों के बीच में कोई एक प्रदर्शन करता है। अगर ये बताइए U आपका यहाँ रहेगा और अगर V आपका यहाँ आ जाए, देखिए U आपका यहाँ हो गया और V आपका यहाँ हो गया, तो उन दोनों के बीच में कोई एक प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे सर हाँ X कर रहा है। अगर हम यहाँ मानेंगे और V को देखिए यहाँ मान लिया, U को यहाँ मान लिया, तब पॉसिबल नहीं है, उन दोनों के बीच में एक का प्रदर्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, तो कोई बीच में प्रदर्शन नहीं करता। आप देखिए UX V हो गया, तो लास्ट में कौन बचा यहाँ पे, तो आप कहोगे सर W बचा कि नहीं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि W किस दिन प्रदर्शन करेगा, तो आप ये बताइए कि क्या कोई एक सिंगल कथन, जैसे पहला कथन दिया गया था
क्या अगर पहला कथन नहीं दिया जाता तो कोई दूसरा कथन से क्या केवल आप निष्कर्ष निकाल सकते थे? तो आप कहोगे सर नहीं निकाल पाते, यानी कि हमें यहाँ पे दोनों कथन चाहिए इसका आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब यही है कि दोनों कथन जो हैं साथ में जब मिलेंगे, यानी दोनों कथनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर पहला और दूसरा कथन जोड़ के चलाएंगे तभी ये आंसर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि हमारा जो पहला आंसर है या पहला ऑप्शन सत्य है। लिखा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है, अकेले 1 पर्याप्त है, अकेले 2 पर्याप्त है। लेकिन आप देख रहे हैं अकेले ना 1 पर्याप्त है ना 2 पर्याप्त है, दोनों को एक साथ मिला देंगे तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। और इस तरीके से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। उसका हमने आपको तरीका बता दिया कि किस किस तरीके से। यहां पे देखो दिन दिया गया था, यहां दिन था, ठीक है, और यहां क्या था, प्रदर्शनकारी। ठीक है, यहां पे दिन था और यहां प्रदर्शनकारी था। किस दिन कौन प्रदर्शन करेगा, ये हमारा कैसे पर्याप्त हुआ कि ये जब दोनों कथन को हमने मिला दिया तभी हम इसका उत्तर आसानी से दे पाए। अगर सिंगल कथन से देखते तो नहीं दे पाते। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में साथियों बहुत पूछे जाते हैं कथन की पर्याप्तता को लेके। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपका आंसर अपने आप ही उन्हीं निष्कर्ष में छुपा होगा, क्योंकि आप किसी एक निष्कर्ष को पहले पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे साथियों, और जब आप देखोगे तो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो दूसरे को भी देखोगे, दूसरा अकेले नहीं सॉल्व कर पाएगा तो दोनों को मिला के क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के भी सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि ना तो 1 से करेगा ना तो 2 से करेगा, दोनों से पर्याप्त अपर्याप्त है, और किसी एक से हो जाता है तो वही उसका आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़िए, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है और पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न लिखा है, देखिए साथी आप लोग आ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि ये का पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं? साथियों अगर कोई भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आता ही आता है ना। तो आप ये ना सोचिए, कुछ बच्चे हमारे नेट जेआरएफ के भी जुड़े हुए हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें तो रीजनिंग का ये बेस्ट टॉपिक है, वहां से तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं? साथियों आपको बता दें कि हम आपको इसके अंतर्गत कैलेंडर, डाइस यानी कि पासा, है ना, घड़ी, वॉच मतलब, है ना, उन सब के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो देखिए अभी जो जो टॉपिक चल रहे हैं आप करते जाइए। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इस तरीके के टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ के क्वेश्चन इससे नहीं आते, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको एक प्रश्न दिया है, 2 कथन दिए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक है या पर्याप्त है। लिखा है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। आपसे उसने प्रश्न दे दिया कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से लिखा है प्रत्येक जो है बराबर भार का है। ये क्वेश्चन दिया है और इसके साथ में क्या दिया है, इसका कथन दिया गया है। लिखा पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। दूसरा क्या लिखा है, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि कोई कथन 1 से क्या इसका आंसर निकाल सकते हो, कि कथन 2 से निकाल सकते हो, कि दोनों को मिला के निकाल सकते हो। तो ये साथी आप क्वेश्चन करके बताइए हमें, और बताइए कि कैसे ये दोनों में से कौन सा कथन इसके लिए पर्याप्त होगा, कि दोनों पर्याप्त होंगे कि कोई अकेला पर्याप्त होगा। ये आपके लिए हम 1 मिनट का समय देते हैं, अगर आप कर लेते तो अच्छी बात है। चलिए आई होप, अब 1 मिनट का मतलब ये नहीं कि आप 1 मिनट तक हम आपको समय देते ही रहेंगे। मतलब आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट का आप टाइम ले लीजिए और उससे आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैक्सिमम 1 मिनट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास समय जो होता है 1 मिनट, अगर रीजनिंग का बड़ा क्वेश्चन है तो आप 1 मिनट दे सकते हैं, बट अगर छोटे क्वेश्चन है तो 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड ऐसे देख के ही आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन लिखा है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। ये उसने प्रश्न दे दिया है। कथन क्या कह रहा है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार जो है 10 केजी है। पहले 10 डिब्बों में तो प्रत्येक के 1/3 का भार कितना है साथियों, प्रत्येक डिब्बे का भार। तो यहां से अगर हम प्रत्येक डिब्बे का भार निकालेंगे तो आप कहोगे प्रत्येक डिब्बे का भार इज इक्वल टू क्या होगा। ये बोल क्या रहा है कि प्रत्येक डिब्बे का भार जो है 10 केजी है, 1/3 का, यानी प्रत्येक डिब्बे का भार का 1/3 जो है, यानी कि इस डिब्बे के भार का 1/3 मतलब 1/3 जो है कितना है इसका, 10 केजी के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये दिया गया है प्रत्येक डिब्बे का जो भार है उसका 1/3 जो है 10 केजी के बराबर है। तो इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो कि प्रत्येक जो डिब्बे का भार है वो कितना आएगा। तो आप कहोगे सर प्रत्येक डिब्बे का जो भार निकल के आएगा वो 10 × 3 यानी कितना आ जाएगा, 30 केजी आ जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ। लेकिन उसने एक पॉइंट दे दिया, कहता है कि पहले 10 डिब्बों का है। तो पहले, तो यहां से आप कहोगे सर कि यहां से आप बोलोगे कि पहले 10 डिब्बों का जो भार निकल के आएगा वो कितना आएगा, भार बराबर कितना आएगा, तो 30 × 10 यही तो आ जाएगा। तो बराबर मतलब 300 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो उसने दे दिया। लेकिन आप जरा ये बताओ, पहले 10 डिब्बों का तो भार निकाल लिया, हमें टोटल कितने डिब्बों का भार निकालना है, तो 20 डिब्बों का भार निकालना है। तो पहले 10 डिब्बों का भार प्रत्येक डिब्बे का 1/3 था, हमने पहले 10 डिब्बों का भार तो निकाल लिया। ये ठीक है, ये आंसर आ गया पहले वाले से। लेकिन आखिरी 10 डिब्बों का भार कितना आएगा ये तो हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि अकेले जो है एक जो है पर्याप्त नहीं है। अब देखिए पहला कथन ये है। दूसरा देखिए क्या लिखा, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। तो 6 डिब्बों का कुल भार जो है 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। तो 6 डिब्बों का कुल भार अगर हम क्या मान लें, है ना, यानी कि 6 डिब्बों का, अगर हम मान लो 6 डिब्बों का कुल भार हम मान लें कि प्रत्येक डिब्बे का भार अगर x है, यानी मान लिया हमने। दूसरे कथन से देखना, सेकेंड कथन, सेकेंड कथन से क्या कह रहा है देखिए यहां पे लिख लेते हैं। दूसरे कथन से हमें क्या मिला, 6 डिब्बों का हमने मान लिया कि कुल भार जो है, प्रत्येक डिब्बे का कुल भार x है, तो 6 डिब्बों का कुल भार कितना हो गया, 6x। और ये कह रहा है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से यानी 4x से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, ये 40 अधिक आ गया। तो हम ये मान क्या लिया हमने, तो यहां से अगर 4x यहां आओगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 20। यानी कि जो अंतिम बचे हुए 4 डिब्बे, उसने एक चीज बोल दिया था कि उनमें से प्रत्येक बराबर भार है, प्रत्येक डिब्बे का भार कितना है, बराबर है। तो अब अंतिम जो 10 डिब्बों का भार वो कितना निकल के आएगा, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि जो अंतिम 10 डिब्बों का भार बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 20 × 10 यानी कि 200 आएगा। ठीक, तो दोनों को मिला दो, यानी कि देखो पहले के 30 डिब्बों का भार 300 आ गया था और दूसरे का अंतिम का 10 डिब्बों का भार 200 आ गया। तो कुल डिब्बों का भार आया कितना, कुल भार आ गया कितना, 300 + 200 बराबर कितना हुआ, 500। तो ये तो कुल डिब्बों का भार आ गया। लेकिन आप जरा ये देखिए, ना तो पहला अकेले पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए और ना ही दूसरा अकेले पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। यानी कि दोनों का आंसर देने के लिए हमें दोनों क्वेश्चनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों को एक साथ मिलाने पर ही आंसर जो हमारा आएगा। ठीक है, पहला और दूसरा लिखा है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, कथन और 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। तो यही वाला जो हमारा ऑप्शन आएगा कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। कथन ए अकेला पर्याप्त नहीं है, कथन बी 2 भी अकेला पर्याप्त नहीं है। तो एक साथ कथन 1 और 2 को मिला के ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इसमें आंसर में क्या कहोगे, आंसर का जो इसका आंसर आएगा वो बी आएगा। यानी कि जो हमारा प्रश्न दिया गया है
उससे जो कथन 1 और 2 हैं ये दोनों मिलकर ही हमारा इसका आंसर ठीक दे सकते हैं। अकेले ना 1 दे पाएगा, ना अकेले 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इतने एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। लग रहा है अब हमें हर एक क्वेश्चन के लिए ये इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं, कर भी लेंगे। चलिए, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? आपको एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? लिखा है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। पहचाने के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक हैं या पर्याप्त हैं। ठीक है, पहला लिखा है चमेली का रंग क्या है। हेलो, आपको आवाज आ रही है सभी को? चलिए, पहला लिखा है कि चमेली का रंग क्या है। ये टाइप हमारा सेकंड हो गया, टाइप सेकंड। वो वाले क्वेश्चन अब खत्म हो गए, अब हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए साथियों। आप लोग देखिए, आप लोग लाइव बने हुए हैं, लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और ना ही कोई आपको, शायद क्या हुआ कि आप सारे लोग कहाँ गायब हो गए भाई? क्योंकि जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा क्लास में मज़ा नहीं आता साथियों, है ना। या तो आपको ये पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज रीजनिंग की मैराथन क्लास होने वाली है, या फिर ऐसा होगा कि आप किसी चीज़ में ज़्यादा बिजी हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर जुड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा टॉपिक आपको दिख रहा है कि जो आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, या आपको लग रहा है ये हमारे एग्जाम से पर्पस से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन साथियों बता दीजिए, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, टीजीडी, पीजीटी, बल्कि यहाँ तक कि नेट, जेआरएफ, इन सब में ये इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना। तो आप ये ना सोचिए कि आपका टॉपिक ये इम्पोर्टेंट नहीं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझने वाली बात है। तो ये शिवम प्रजापति जी का आंसर आया है। हाय, तो शिवम जी हाय। चलिए शिवम जी देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप रिप्लाई दीजिए। लिखा है आपको प्रश्न दिया जाता है, लिखा है चमेली का रंग क्या है, प्रश्न दे दिया गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो 2 कथन दिए गए हैं, भारत मिनी मार्ट से हूं मैं। चलिए, अच्छी बात है, आप भारत मिनी मार्ट से। दूसरा लिखा है नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है। पॉइंट ये समझिए, इसने प्रश्न दे दिया है कि चमेली का रंग क्या है। तो एक चीज ये है कि अगर आप चमेली का रंग जानते हैं तो हमें ये बता दीजिए कि चमेली के रंग का कलर क्या होता है। चमेली का फूल आपने देखा कि नहीं? सब लोगों ने देखा है। तो बहुत सारे लोग तो चमेली के फूल को जानते होंगे। जो गांव या प्रजाति से, गांवों से जुड़े हुए साथी लोग हैं, वो हमारे चमेली का रंग जानते होंगे। जो शहर के बच्चे हैं वो हो सकता है चमेली का रंग ना जानते हो। तो एक काम करिए, आप लोग, गूगल है आपके पास, सर्च कर लीजिए। तो हम आपको बता देते हैं कि जो चमेली का जो रंग होता है वो सफेद भी होता है। मैक्सिमम जो चमेली के फूल होते हैं वो सफेद रंग के पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पीले रंग के भी होते हैं। तो 2 रंग के ये चमेली के फूल पाए जाते हैं, हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है चमेली का रंग क्या है, सफेद और पीला, हमने आपको ये बताया। लेकिन अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि कथन दिए गए हैं। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जी, शिवम प्रजापति जी ने आंसर दिया है व्हाइट। देखिए, हमने आपको बताया कि चमेली का रंग 2 कलर के होते हैं, व्हाइट और येलो होता है। ये हमें पता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि चमेली का, आप देखिए सर्च करिए, तो चमेली का रंग का सबसे ज्यादा फूल देखो, हमने बोला कि व्हाइट कलर के होते हैं, और कहीं कहीं पीले रंग के भी होते हैं। तो पीला और सफेद मिला के बनते हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है कि नीले को सफेद कहा जाता है। कथन ये लिखा है कि आपसे पूछा गया चमेली का रंग क्या है, तो चमेली के फूल की बात कर रहा है। लिखा नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है। उसने ये नहीं लिखा कि पीले को क्या कहा जाता है ना। यानी कि सफेद को देखिए उसने बोल दिया कि लाल कहा जाता है। तो आप चमेली का एक आंसर तो दे सकते हो कि चमेली जो है सफेद को लाल कहा गया, यानी कि चमेली का रंग क्या है, लाल। लेकिन हमें ये पता है कि चमेली के, जो चमेली का फूल है उसका रंग तो सफेद और पीला दोनों होता है। तो आप देखिए, लाल को पीला कहा जाता है, लेकिन पीले को क्या कहा जाता है आगे नहीं लिखा है। तो जब ये नहीं लिखा है तो ये अकेले तो पर्याप्त नहीं है। दूसरा देख लेते हैं एक बार। लिखा है कि पीले को बैगनी कहा जाता है, तो उसने पहले लिख दिया कि पीला जो रंग होता है उसको बैगनी कहा जाता है। ठीक है, और बैगनी को काला कहा जाता है, सफेद को भूरा कहा जाता है। उसने ये भी लिख दिया कि सफेद को भूरा कहा जाता है, और भूरा को नारंगी कहा जाता है।
तो आप ये देखिए हमें किन दो कलर से मतलब था, कौन कौन से, एक तो कलर पीले से मतलब था, दूसरा कलर किससे मतलब था, सफेद से। तो दोनों का कलर यहाँ पे आ गया, यानी कि आंसर देने के लिए हमारा दूसरा कथन तो पर्याप्त है अकेले ही, लेकिन पहला जो है अकेले पर्याप्त नहीं है। तो पॉइंट में आंसर ये आया या तो एक या तो दो, तो यानी कि ये तो गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है दोनों एक और दो एक साथ पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत हो गया। केवल एक पर्याप्त है, ये भी गलत हो गया। केवल दो पर्याप्त है, यानी कि हमारा जो कथन है दो जो है पूरी तरीके से इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पहला पर्याप्त नहीं है। अब इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आते हैं। शिवम जी का आंसर आ गया है सी, केवल एक पर्याप्त। नहीं शिवम जी, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, डी किस तरह से आएगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि चमेली का जो रंग होता है वो सफेद और पीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा चमेली का आपको मार्केट में एक ऑयल मिलता है, उसका रंग आपने देखा होगा पीला होता है, और वही पीले रंग का जो चमेली का तेल होता है वो पीले कलर के फूल से आता है और वही भगवान को चढ़ाया जाता है। हाँ जी, शिवम जी बोल रहे हैं कि व्हाइट या येलो, बिल्कुल व्हाइट या येलो इसका कलर होता है। चलिए, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे पीले को बैगनी कहा गया है और सफेद को भूरा कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि चमेली का रंग क्या होगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सर चमेली का जो रंग होगा, बता पाओगे? तो आप कहोगे सर चमेली का रंग जो होगा बैगनी भी होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सफेद को भूरा कहा जा रखा है तो भूरा भी होगा। यानी कि दो कलर की चमेली होंगी, बैगनी और भूरा, क्योंकि सफेद को यहाँ भूरा कहा गया है और पीले को क्या कहा गया, बैगनी, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, बैगनी और भूरा। तो केवल दो जो हमारा निष्कर्ष है या दो कह सकते हो कथन है, यही अकेले जो है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, पहला नहीं पर्याप्त है। ठीक, गुड। चलिए, ये आंसर आपका आ गया, शिवम जी का आंसर अब आया है डी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय की निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप जो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो जुड़िए, आंसर भी दीजिए उसका। ये टाइप तीसरा हो जाएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे बता दें, दो टाइप के इसके क्वेश्चन जो है आंकड़ों की पर्याप्तता के, दो टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है आंकड़ों की पर्याप्तता या डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन आते हैं, इनसफिशियंटी से नहीं, डाटा सफिशियंसी से। चलिए, लिखा है कि दिए गए, चैट में ये बता रहे हैं, शिवम जी ने बोला है आंसर डी। चलिए ठीक है, शिवम जी का आंसर सही है, स्मार्ट लग रहे हो सर, थैंक यू शिवम जी। चलिए, लिखा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या दिया गया है, कौन सा शब्द कूट भाषा में प्लीज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी प्लीज का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, कौन सा ऑप्शन है। कथन पहला लिखा है कि प्लीज गिव मी योर पेंसिल को प्लीज गिव मी मिन गी जी, मतलब यानी कि ये लिखा हुआ है और इसका ये कूट भाषा में अर्थ क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है प्लीज गिव मी योर पेंसिल, इसका कूट भाषा में अर्थ दिया गया है ये, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्लीज का जो आंसर होगा वो क्या होगा। बहुत सारे सोचेंगे सर ये प्लीज जो है इससे मिलता जुलता है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। नहीं साथियों, इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, लिखा है प्लीज टेक केयर। अब देखिए प्लीज का अर्थ कैसे क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, देखिए क्या यहाँ कहीं टेक केयर आ रहा है, तो आप कहोगे सर नहीं आ रहा है। केवल प्लीज जो है दोनों कथन में कॉमन है, तो प्लीज दोनों कथन में कॉमन है, तो यहाँ जो कूट में दिया गया वाक्य है क्या उसमें से कोई ऐसा कॉमन शब्द जो है जो दोनों में मिल जाए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपका ये जो प्ली लिखा हुआ है ना, यही देखिए इसमें भी है, यानी कि जो कॉमन वर्ड है हमारा जो प्लीज के लिए यूज हो रहा है, यानी प्लीज जो आपको दिख रहा होगा प्लीज के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लीज के लिए यूज्ड जो है इसमें कौन हो रहा है, तो आप कहोगे सर PLEA, यही यूज हो रहा है। अब एक पॉइंट ये समझिए, ये अकेले तो ना तो कथन एक पर्याप्त है और ना ही अकेले कथन दो पर्याप्त है, यानी कि दो को जब कथन एक और दो दोनों को मिलाते हैं तभी वो दोनों कथन जो है मिल के इस प्रश्न का आंसर देने के लिए पर्याप्त है।
क्या लिखा हुआ है, केवल कथन एक पर्याप्त है, कथन एक और दो दोनों एक साथ अपर्याप्त हैं, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आंसर इसका सही क्या होगा, इसने लिखा केवल कथन दो पर्याप्त है, तो ये भी गलत हो गया। अब लिखा कथन एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है, ये बिल्कुल सही है कि कथन एक और दो दोनों को जब हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं तभी वो दोनों कथन जो है पर्याप्त हैं। अकेले कोई एक कथन इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब दोनों कथन को मिलाते हैं, हमने कहा ना कि पहले कथन में हमने प्लीज गिव मी योर पेंसिल है, तो आप इससे कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इनका प्लीज का अर्थ प्लिया ही होगा। लेकिन जब कथन दो को भी पढ़ते हैं तो लिखा है प्लीज टेक केयर, तो इसमें प्लीज टेक केयर में देखिए टेक केयर जो है इसमें कॉमन शब्द नहीं है, लेकिन प्लीज जो है इन दोनों कथन में कॉमन है। तो प्लीज का अर्थ यहाँ पे जो भी कॉमन आपका कूट शब्द है या कूट भाषा है उसमें प्लिया ही दोनों से कॉमन मिल रहा है, यानी कि प्लीज का अर्थ क्या होगा, प्लिया। तो जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कथन एक और दो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा। काफी साथी हमारे लोग जुड़े हुए हैं। साथियों, सबसे आग्रह ये है कि एक बार तो पहले तो सेशन को लाइक करिए, क्योंकि लाइक कम है और व्यूज ज्यादा हैं, तो सेशन हमें सारे लोग लाइक करिए। और लाइक करने के साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप उनका रिप्लाई भी दीजिए। देखिए शिवम प्रजापति का आंसर आ गया है डी, बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, डी राइट है, बिल्कुल जी, डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका भी आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, उसको पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। चलिए, क्या लिखा है प्रश्न में, लिखा है प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, पहला दूसरा। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। ठीक है, ये कथन दिया गया है। अब जब कथन की बात आ रही है तो कथन और तर्क का ये क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, कथन और तर्क का। ये आपका कथन, ये जो आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है, ये कथन और तर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, ये क्वेश्चन अलग है। तर्क दिया गया, लिखा हुआ है जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, ये कथन दिया गया है। तो कथन हमेशा हमने कहा जब भी कोई कथन दिया जाएगा उसे हमेशा कैसा मानेंगे, हम सत्य मानेंगे। जब कथन को हमने सत्य मान लिया तो उसके बाद दिए गए तर्क जो भी कथन से मैच करते होंगे वो सत्य होंगे, जो कथन के अपोजिट होंगे या कथन से मैच नहीं कर रहे हैं वो असत्य हो जाएंगे। जैसे पहला लिखा है कथन में कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। तर्क क्या दिया गया, लिखा है पहला तर्क दिया गया है कि जमे हुए खाद्य पदार्थों में कभी कभी ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, जबकि जमाए जाने से पोषक तत्व संरक्षित होते हैं। तो उसने कथन क्या दे रखा था कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। तो आप जरा ये बताओ, जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, इसका मतलब तभी तो फायदेमंद होगा जब उसमें पोषक तत्व होंगे। यानी पहला जो हमारा तर्क है ये तो सत्य हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा हमें सत्य देखना है। लिखा है जमे हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर से बढ़ने का कारण हो सकता है। अब जरा ये बताओ, क्या ये तर्क जो किसी अपने दिए गए कथन से कोई मैच कर रहा है? देखिए, लिखा है जमे हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर से बढ़ने का कारण हो सकता है। क्यों आप ये मान सकते हो कि रक्तचाप बढ़ेगा जमे हुए खाद्य पदार्थों को खाने से? तो ये तो बात सत्य नहीं है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाने से रक्तचाप बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो हमारा है ऑप्शन दूसरा जो है ये गलत है। तो पहला ही जो तर्क हमारा है वो सत्य है। लिखा है कथन एक और दो दोनों कथन का समर्थन करते हैं, गलत। लिखा है कथन एक कथन, देखो फर्स्ट जो है कथन का समर्थन नहीं करता जबकि दो कथन का समर्थन करता है, यानी कि बी भी गलत हो गया। तीसरा क्या लिखा है, सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक कथन का समर्थन करता है। बिल्कुल सत्य बात है कि जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है हमको कि कथन जो दो है वो समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ दो नहीं समर्थन कर रहा जबकि एक जो है कथन का समर्थन करता है ना। जैसे हम आपको बता दें कि आजकल जो नेता लोग हैं उनके साथ रहने वाले जो उनके साथी लोग हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा नेताजी ने अगर कह दिया कि आम इमली को देख के बोल दिया कि ये आम का पेड़ है, तो उनके जो साथी लोग होते या उनके कार्यकर्ता होंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ साहब या हाँ सर आम ही है ना। यानी इमली को भी आम बोल देते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनका समर्थन करते हैं। बात यहीं पे है। लिखा है कथन ये है
यानी कि कथन को मानो नेताजी और तर्क को मानो उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं। तो जो नेताजी कहेंगे अगर वो बात सत्य मानी जाएगी, तभी उनके कार्यकर्ता उस चीज को सत्य मान लेंगे। यानी कि कथन हमारा निष्कर्ष जो है इससे तर्क से संबंधित है। तो कथन लिखा है जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है, यानी कि ये सत्य बात उसने कहा है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना सब फायदेमंद है। अब जो पहला तर्क है वही उसका समर्थन करता है, दूसरा तर्क उसका समर्थन नहीं करता है। तो हमें बात करना है यहाँ पे कि जो कथन से संबंधित हो वही हमारा सत्य हो जाएगा, जो कथन से संबंधित नहीं है वो असत्य हो जाएगा। भले ही वो तर्क जो है सत्य हो, लेकिन वो कथन से संबंधित नहीं है तो वो असत्य हो जाएगा। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। साथ ही लोग जुड़ते हैं, सेशन को लाइक नहीं करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। साथियों हम समझ सकते हैं ये टॉपिक आपको हो सकता है बोर करता हो। सभी को, जितने भी लोग हैं, अगर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उन्हें ये बोरिंग लगता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं तब भी आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो जुड़िए, इसको शेयर करिए और सभी लोगों से कहिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं गलत करके आते हैं। अगर एक बार इसको ठीक ढंग से आप पढ़ लोगे तो आपके गलत होने का चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है क्वेश्चन 8 क्या कहता है। लिखा है एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन जो है तर्क से पुष्ट है। पहला लिखा हुआ है कि क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है। ये क्वेश्चन मार्क लिखा है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या संयुक्त परिवार जो है एकल परिवारों से बेहतर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसने तर्क क्या दिया, पहला, हाँ संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप लोग भी अगर एक संयुक्त परिवार में रह रहे होंगे जिसमें चाचा ताऊ यानी आपके पूरा परिवार जो है साथ में रहता होगा, तो आपने एक चीज देखा होगा कि वहाँ कोई भी काम होता है तो उसमें जो काम का भार है, यानी कि काम करने की जो अलग अलग लोगों को एक एक काम दे दिया जाता है, तो ये काम जो होता है बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, इसमें संयुक्त परिवारों में सुरक्षा क्यों सुनिश्चित होती है, क्योंकि जब संयुक्त परिवार है थोड़ा बड़ा परिवार है, अगर किसी को भारी बीमारी कोई हुई है ना, या किसी को सुरक्षा की बात हुई, यानी कि आपका बड़ा परिवार है तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं, छोटा परिवार है तो सुरक्षा थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि जो हमारा तर्क 1 है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसने ये नहीं कहा प्रश्न में क्या संयुक्त परिवार, उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। उसने ये पूछा है आपसे, उसने ये प्रूफ नहीं किया कि संयुक्त, अगर यहाँ पे ये पूछा ना होता, अकेले लिख दिया होता कि संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है, तो वहां पे ये प्रश्न नहीं होता, है ना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, नहीं एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। ये भी बात सत्य है। कैसे सत्य है कि जो एकल परिवार होते हैं उनमें स्वतंत्रता ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए अगर आप देखिए संयुक्त परिवार में सुरक्षा तो होती है लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी उस संयुक्त परिवार में कोई एक ही ऐसा होता है जो डिसीजन ले सकता है, लेकिन एकल परिवार में क्या होता है कि मिलके डिसीजन लिए जाते हैं। अगर 3 परिवार का कोई सदस्य है तो सब लोगों से पूछ के एक निर्णय ले लिया जाता है। तो एकल परिवार में स्वतंत्रता तो है, ये बात सत्य है। और ये भी है कि कोई व्यवधान भी नहीं है। व्यवधान इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए कोई काम करने जा रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है आपको, है तो ये व्यवधान भी कम हो जाता है। तो दोनों चीजें कह सकते हो आपकी। एक ये देखो पॉजिटिव चीज है इसके लिए, है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है। तो एक तो उसने बोल दिया कि हाँ किस लिए बेहतर है उसने ये बता दिया, और किस लिए बेहतर नहीं है उसने ये भी बता दिया। यानी कि दोनों तर्क ही हमारे यहाँ पे सत्य हैं। उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि दोनों तर्क सत्य हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि केवल 2 तर्क पुष्ट है, गलत है। केवल 1 पुष्ट है, ये भी गलत है। ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत है। तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट हैं, यानी कि तर्क हमारा पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं इसके हिसाब से, है ना। आप देखिए एक में संयुक्त परिवार की आप जो होता है पॉजिटिविटी बता रहे हैं, और एक में आप संयुक्त परिवार की निगेटिविटी, यानी कि एकल परिवार में क्या फायदे हैं वो आपने बताया, और एक संयुक्त परिवार में क्या फायदे हैं दोनों में बता दिया। तो वहां से आपको एक कमी भी आ गई और एक क्या हो गया, इसकी पॉजिटिविटी भी मिल गई। यानी कि एक हमें फायदा भी पता चल गया और एक नुकसान क्या है वो भी पता चल गया। तो यानी कि दोनों ही हमारे जो पॉइंट है, तर्क जो है हमारे दोनों ही सत्य है। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी होता क्या, देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे भाई हो गया, इसमें तो हमने ऐसे करना चाहिए था सर। लेकिन देखिए साथियों, यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है, आपने ये मान लिया। लेकिन देखिए हमें ये भी तो देख के चलना पड़ेगा कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना था, क्योंकि कल को आप जब जिस आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस आयोग ने ये आंसर इसका सत्य यही वाला माना है। उसने उस वाले आंसर को, तर्क को, पहला केवल तर्क को सत्य नहीं माना, उसने कहा कि तर्क एक और एक दोनों दोनों सत्य हैं। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं कि पहला दूसरा क्यों सत्य है, उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं, जिससे कि आगे एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनता है तो आप उसमें ये नहीं मान सकते हो कि आप केवल पहले को तर्क को सत्य मान के चले आओ, दूसरे को सत्य बोल दो, नहीं। क्योंकि दोनों में परिवार के बारे में पूछा गया है, तो एक फायदा एक नुकसान है उसी संयुक्त परिवार का, तो वो भी हमें दोनों को काउंट करना पड़ेगा। तर्क में ये दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक चीज में एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, तो हम लोग अच्छाई को अगर मेंशन करते हैं तो हमें बुराई भी उस चीज में जो भी है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा कि उसमें क्या बुराई है। तो इस तरह से दोनों तर्क हमारे कैसे हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए जरा। लिखा है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं कि इसमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा आवश्यक कथन है या कौन सा पर्याप्त है। सॉरी। लिखा हुआ है क्या एक्स ने स्कूल में सोने की चेन खो दी। ये प्रश्न दे दिया गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या दिया गया है, लिखा है कि क्या एक्स ने स्कूल में सोने की चेन खो दी। तो ये तो क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या एक्स ने स्कूल में सोने की चेन खो दी है, क्या ये बात कथन से आप प्रूफ कर सकते हो। तो पहला कथन लिखा हुआ है कि बच्चों को स्कूल में गहने पहनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तर्क वाला नहीं पॉइंट है, यहाँ पे कथन है, प्रश्न है और कथन है। कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये वाला क्वेश्चन है। तो लिखा है क्या एक्स ने स्कूल में सोने की चैन खो दी, ये दिया है। कथन क्या लिखा है, बच्चों को स्कूल में गहने पहनने की जरूरत नहीं है। भाई ये कथन प्रश्न से कोई इसका लेना देना नहीं। दूसरा क्या लिखा, एक्स ने सुबह सोने की चैन पहन रखी थी। अब बताइए अगर एक्स ने सुबह सोने की चैन पहन रखी थी तो ये कहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि एक्स ने वो चैन स्कूल में ही खोई है। हो सकता है कि स्कूल जाने से पहले ही उसकी चैन खो गई हो, या स्कूल से जब वापस आया हो तब खोई हो। ये तो नहीं प्रूफ हो रहा है पहले कथन या दूसरे कथन से कि स्कूल में ही सोने की चैन उसकी खोई है एक्स की। ये प्रूफ हो रहा है क्या, आप बताइए हमें क्या है। देखिए ये कथन निष्कर्ष नहीं है, आपको पहले बता दें, ये कथन और तर्क भी नहीं है। यहाँ प्रश्न दिया गया है और आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए अकेले पर्याप्त है कि बी अकेले पर्याप्त है कि दोनों मिलकर पर्याप्त है कि दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ये इनके आंसर हैं। तो पहला लिखा हुआ अकेला कथन दो पर्याप्त है, लेकिन कथन एक अकेला पर्याप्त नहीं है, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि ना तो एक पर्याप्त हो रहा है ना तो दो पर्याप्त हो रहा है। लिखा है बी अकेला कथन एक पर्याप्त है लेकिन कथन दो अकेला पर्याप्त नहीं, ये भी गलत हो गया। कथन एक अथवा दो अकेला पर्याप्त है, ये भी गलत हो गया। लिखा है कि कथन एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल हमारा यही आंसर जो डी है इसका सही आएगा। साथियों देखिए आप लोग व्यू कर रहे हैं चैनल को, लाइक नहीं कर रहे हैं, दूसरा आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें आपका रिप्लाई चाहिए। आप ये ना सोचिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। साथियों हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आज के जो हम लोग वो देखते हुए चलते हैं कि आज देखो जो भी मतलब तैयारी का लेवल है आप देख रहे हो दिन पे दिन कठिन होता जा रहा है। साथियों अगर तैयारी का लेवल कठिन हो रहा है तो आप सोचिए क्या एग्जाम का लेवल टफ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एग्जाम का लेवल भी टफ होगा। तो इसलिए आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, अगर उनके सारे टॉपिक को आप नहीं तैयार करके जा रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप वो एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। पहला पॉइंट ये है कि आप सारे टॉपिक तैयार करके जाइए। फिर अगर आप टॉपिक तैयार करके जाते हो और उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि जिसका आप आंसर गलत करके आओ या जो आपको समझ में ना आए तो वो बात अलग होती है। लेकिन जब आप पहले से हार मान लोगे कि उसकी तैयारी ही नहीं करोगे, उस टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाओगे, तो फिर आप उसको सही करने के चांस आपके ना के बराबर हो जाएंगे। इसलिए एक बार पढ़ तो लीजिए, उसके बाद सत्य कर पाओ या असत्य कर पाओ, या आपको चीज समझ में अगर अच्छे से आ जाए तो हो सकता है आप पूरा सही करके आ जाओ, है ना। लिखा है कि बच्चों को स्कूल में गहने नहीं पहनने की जरूरत है। भाई कथन
का इस प्रश्न से प्रश्न क्या है, क्या स्कूल में सोने की चैन खो दी, इसका कथन से पहले एक से क्या अर्थ निकाल सकते हो? क्या इसका उत्तर इससे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। लिखा एक्स ने सुबह सोने की चैन पहन रखी थी, तो आप ये बताइए क्या एक्स ने सुबह जो है सोने की चैन पहन रखी थी, इससे प्रूफ हो रहा है कि स्कूल में ही खोई है? नहीं है। अगर उसने यहाँ पे ये लिख दिया होता कि जो एक्स है वह स्कूल में लिखा होगा, अगर ये लिखा होता है कि एक्स जब स्कूल में सुबह आया था तब उसने सोने की चैन पहन रखी थी, अगर इतना ही दिया जाता तो एक बार हम ये मान सकते थे कि भाई एक्स की जो चैन है वो स्कूल में ही खोई है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे स्कूल का कोई जिक्र नहीं दिया गया है कि यहाँ वहाँ खोई है, तो इसलिए ये जो है सत्य नहीं है। यानी कि जो है हमारा ऑप्शन डी है वो सत्य माना जाएगा। यानी कि ना तो हमारा कथन एक और ना दो, ना तो दोनों मिलकर ही इसकी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं साथियों हम लोग क्रम, और ये टॉपिक अपना अलग है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक जो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का, जो कि क्रम क्या है, सीक्वेंस एवं बैठने की व्यवस्था। सीक्वेंस किस तरह से पूछा जाता है और बैठने की व्यवस्था कैसे रखी जाती है। बैठने की व्यवस्था मतलब सिटिंग का अरेंजमेंट। आपने क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ रखे होंगे कि राम सीता के दाएं बैठा है, राधा राम के बाएं बैठी है, तो ये बताइए सबसे कॉर्नर में कौन बैठा है या बीच में कौन बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देख रखे हैं ना। तो आप देखिए कोई भी एग्जाम आप देंगे टीचिंग का, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से आप जानते हो जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कभी कभी लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं जब वो सर्कुलर या रेक्टेंगल या फिर किसी स्क्वायर शेप में जब लोगों को बैठालता है, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन थोड़े टफ भी हो सकते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा आप इनको करिए और आपको चीज़ें जब समझ में आएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस एवं सिटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये टॉपिक हमारा, ये कोशिश रहेगी इस टॉपिक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज आपको कंप्लीट करवा दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो सिटिंग अरेंजमेंट का है काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसको करने में आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। करने का मतलब है समझना पड़ेगा। साथ ही हम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं एक बार रिप्लाई दे सकते हैं कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको समझ में आए हैं, तो अगर आए हैं तो उनका रिप्लाई भी आप दे सकते हो कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन जो है दिए गए क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन साथियों दिया क्या गया है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पहला अपना टाइप क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि जो 6 सहेलियां हैं, नाम लिखा है ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या, किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। देखो पहले तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्या स्टार्टिंग में बोला गया है उसको एक बार टॉपिक वाइज आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। कैसे, जैसे लिखा है कि 6 सहेलियां हैं, तो एक तो पॉइंट ये पता चल गया कि सहेलियों की संख्या नंबर आप कितनी है, 6। तो पहले तो उसने क्या बोला कि दक्षिण की तरफ बैठी है मुंह करके। तो एक चीज आपको ये हमेशा याद रखनी है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, यानी कि ये दक्षिण है ना। तो ये दक्षिण की तरफ मुख करके बैठी हैं सहेलियां, तो दक्षिण की तरफ उनका फेस है, यानी कि ये बोल रहा है ना, इसने क्या बोला कि 6 सहेलियां हैं और किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी, उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। ये उसने पॉइंट दे दिया कि सभी का जो मुख है वो कहाँ है, दक्षिण की ओर है। तो हम लोग तो पहले ये देख लो, हम यहाँ सहेलियों के बारे में बना देते। कितनी सहेलियां हैं, 6 सहेलियां। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 सहेलियां हैं। अभी हमें नहीं पता है कि वो किस किस अरेंजमेंट में बैठी हैं, लेकिन हमने ये इतना प्रोसेस जो है जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने इतना प्रोसेस कर दिया। बहुत फास्ट करना होता है ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप बहुत कम समय में 30 सेकेंड 35 सेकेंड 1 मिनट में कर लोगे कंप्लीट। लेकिन समझाने की वजह से हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं इसमें कि आप एक बार चीज़ें समझ जाओ।
चलिए इस चीज का विशेष ध्यान देना, जब अगर उसमें कहीं दिशा की, किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं वो जरूर ध्यान देना कि लिखा है उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं, तो ये पॉइंट विशेष ध्यान देना कि हमें दक्षिण की तरफ ही मुख करना है, क्योंकि वही के हिसाब से हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। दक्षिण की तरफ अगर मुख है आपका, यानी कि नीचे की तरफ आपका फेस है, तो आपका देखो आपका राइट जो रहेगा ये रहेगा, लेफ्ट रहेगा ये, ध्यान देना, है ना। यानी कि जो आपका लेफ्ट रहेगा, यानी कि बायां यहां जाएगा, ये बायां होगा, और यहां की तरफ क्या होगा, इस साइड दायां होगा। ठीक है, दायां और बायां में दोनों में आपको ये डिफरेंस है कि इस साइड चलेंगे तो दायां होगा, इस साइड चलेंगे बायां होगा, क्योंकि ये आपको देख के समझना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, लिखा है ये पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। अब देखो ये यहाँ पे उसने क्या प्रूफ कर दिया कि पूर्णिमा और ऋचा जो हैं, यानी कि हम इसको पी मान लें और इसको आर मान लें, तो क्या अलग अलग नाम से हो सकता है क्या? चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग नाम ही मैच कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं, पूरा पूरा नाम नहीं लिखते। जैसे लिखा है पूर्णिमा और ऋचा के बीच में केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। अब देखो अगर पूर्णिमा को हम इधर मान लें, मान लिया हमने, जैसे पूर्णिमा को इधर मान लिया और ऋचा को कहाँ मान लिया, यहाँ पे मान लिया, तो इन दोनों, इनके बीच कितनी सहेलियां बैठी हैं, 4। और देखिए या तो ये भी हो सकता है कि ऋचा इस साइड हो और पूर्णिमा इस साइड हो, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी आप जब बना रहे हो तो ये ध्यान दो। लिखा है केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, तो यहां तक आपने वाक्य को पढ़ लिया। लिखा है स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो स्वर्णा है वो पूर्णिमा के बाईं ओर, तो बायां हम इधर जाते हैं, दायां इधर जाते हैं। किसके कह रहा है, स्वर्णा जो है पूर्णिमा के बाईं ओर है और तीसरे स्थान पर बैठी है ना। स्वर्णा जो है क्या कह रहा है, पूर्णिमा के बाईं ओर। अब देखो अगर यहाँ पे पूर्णिमा के बाईं ओर बोल रहा है ना, तो अगर पूर्णिमा आपकी यहाँ होगी तो इसका बायां तो कुछ नहीं होगा, आप समझ लो कि यहाँ बायां नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि पूर्णिमा इधर होगी और ऋचा इधर हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको, है ना। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, यानी कि ये दोनों जो हैं हमारे यहाँ पे निगलेक्ट हो गए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोचो कि आंसर देख लेंगे, हम कर लेंगे, पहले समझना पड़ेगा इनको, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो पूर्णिमा है, स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो देखिए स्वर्णा को हम एस मान लेते, तो पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान पे हो गई ना, तो कौन हो गई, स्वर्णा, यानी कि एस मान लो, यहाँ पे ये एस आ गई। नाम आप कहोगे तो हम नाम भी लिख देंगे भाई, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखो इसको हमने पूर्णिमा माना है ना, और ये है स्वर्णा, ठीक, और ये क्या है, ऋचा। साथ ही आप लोग ये सोच रहे हो कि सर बहुत समय आप लगाते हैं एक क्वेश्चन को करने में, तो आप पहले आप ये समझ लीजिए मेरा टारगेट क्या है, आपको पहले क्वेश्चन को समझाना। अगर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करके चले जाएंगे, आपको चीज़ें ना समझ में आई तो हमारा पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में ही नहीं आएगा तो हमें मज़ा कैसे आएगा पढ़ाने का, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपको चैनल में और भी सारी चीज़ें पढ़नी है तो चैनल का आप एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको पढ़िए अच्छे से, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, पूर्णिमा जो है बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, हमने लिख दिया। लिखा क्या है, ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। कौन, ऋचा और स्वर्णा जो है दोनों काव्या के ठीक में। अब देखो ऋचा और स्वर्णा ये हैं, तो काव्या अगर यहाँ पे होगी साथियों, देखिए काव्या आपसे बोल रहा है, तो अगर काव्या आपने यहाँ पे देख लिया, आपने ये काव्या अगर हुई तभी तो ये दोनों के बगल में बैठेगी, है ना। अगर ये काव्या यहाँ पे होगी तो क्या ऋचा के बगल में आ पाएगी, नहीं होगी, यानी कि जो काव्या है हमारी वो यहाँ पे ही बैठेगी। ये पॉइंट हो गया। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब लिखा है पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। किसके बगल में, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। तो उर्मिला आपकी यहाँ पे हो गई और शोभना आपकी कहाँ हो गई भाई, शोभना आपकी यहाँ पे हो गई, हमने एसओ से डिनोट कर दिया, यानी कि यहाँ पे कौन हो गई, उर्मिला,
और यहाँ पे क्या हो गई, शोभना। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्या लिखा था, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में। पूर्णिमा हमारी यहाँ फिक्स है, तो अगर पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में, यानी कि उर्मिला अगर बीच में होगी तभी तो ये दोनों बगल में होंगी। तो यहाँ पे सबका जो है स्थान क्लियर हो चुका है। अब सारे लोगों का स्थान यहाँ पे भरा जा चुका है। अब आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिखा है निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। हमने क्या बोला है कि दक्षिण की तरफ फेस है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो बाईं ओर चौथा पूछ रहा है किसके, उर्मिला के। उर्मिला के बाईं ओर चौथा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऋचा। ऋचा जो है हमारी, है ना, ये ऋचा जो है चौथे स्थान पर होगी। चौथे स्थान पर कौन होगी, ऋचा होगी। ठीक, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लिखा निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो उर्मिला यहाँ पे है, तो उर्मिला के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हमारा कौन सा आएगा, ऋचा का। तो आंसर में क्या ऋचा दिया गया है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी जो है हमारा ऋचा है, तो यही हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए, आई होप ये वाले जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए होंगे। साथ ही बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं, हम सबसे इसका रिप्लाई चाह रहे हैं। आप सोचिए कि कभी हमेशा ये ना सोचिए कि हमेशा सरल ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ना ये सोचिए कि बहुत हमेशा कठिन ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम का लेवल आप ये नहीं समझ सकते हो, और आज का लेवल देखते हुए आप देख रहे हो कि आजकल कोई छोटा मोटा एग्जाम हो रहा है, अगर कोई रेलवे का ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है तो साथियों उसका भी लेवल बहुत हाई है। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो किस एग्जाम में का लेवल कैसा होगा, है ना। तो आजकल का जो लेवल है वो हाई ही है। तो आप हमेशा तैयारी जो करिए, 2 पैर आप आगे रहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या उसी तरीके के रिपीट हो जाएंगे। हो सकता है उससे टफ ही रिपीट हो जाए, तो आप टफ की भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो साथी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो रिप्लाई भी जरूर दीजिए, समझ में आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है कि 7 व्यक्ति दिया गया है। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। लिखा 7 व्यक्ति ABCDEFG। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए अभी तक तो था सर हटा दिया आपने, ओ सर चलिए, लिखा है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ को ही हम उत्तर बोलते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहा होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लाइन बना दी। और हमें अभी नहीं पता है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना बोल रहा है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने टोटल 7 व्यक्ति बना दिए। और ये बोल रहा है कि ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ तक का हमारा सेंटेंस प्रूफ हो गया। उसके बाद कहता है A जो है, A और G के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो A और G के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, हम लोग कैसे अंदाजा लगा लेंगे कि A कहाँ पे होगा और G कहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट, अगर आप चाहो तो लिखोगे कि A और G के बीच में, ना लिखो तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। लिखा है A और G के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये आपने लिख दिया। A के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देखो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम A और G को के बीच में 3 व्यक्ति हैं, अगर हमने मान लिया कि A को हमने यहाँ मान लिया और G को इधर मान लिया, है ना, तो आपका G यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ A के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, ये क्या बोल रहा है, A के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये, यानी कि A के बाईं ओर, तो देखिए इसका यहाँ पे क्या होगा, ये इसका बायां होगा, जो हमारा बायां होगा यही इसका बायां होगा, और यहाँ इसका दायां होगा। पॉइंट समझिए,
ये राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये बायां होगा, ये दायां होगा, ठीक है। इतना हो गया, यानी कि ए के बाएं बोल रहा है कि ए के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एक और दो, ये दो व्यक्ति हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो व्यक्ति हो गए। और इन दोनों के ए और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, उसने पहले दे दिया। अब क्या लिखा है कि एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ जो है ठीक जी के बगल में नहीं बैठा है, ये उसने बोल दिया है। तो ये पॉइंट आप लिख लो यहाँ पे कि जो एफ है वो जी के बगल में नहीं बैठा है। उसके बाद लिखा एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना। तो देखिए